आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में झारखंड सामान्य अध्ययन। दोस्तों, झारखंड सामान्य अध्ययन में खंड ए में झारखंड का इतिहास है, जिससे टोटल 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 8 क्वेश्चन जो आएगा, इसका बाइफर्केशन जो किया गया है वो है आपका झारखंड की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में कुल जो है 7 टॉपिक है। फर्स्ट है आपका मुंडा शासन व्यवस्था, जिसमें आपका 1 क्वेश्चन आएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, जिससे आपका 1 प्रश्न आएगा। पढ़ा शासन पंचायत शासन व्यवस्था, जिससे आपका 1 क्वेश्चन आएगा। उसका मांझी परगना शासन व्यवस्था, इससे दोस्तों 1 क्वेश्चन आएगा। उसका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन आएगा। फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन आएगा आपके पीटी एग्जाम में। उसका जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो टोटल झारखंड का इतिहास से जेपीएससी पीटी एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था प्लस मुंडा जनजाति के बारे में। दोस्तों, एक टॉपिक और है आपका झारखंड के आदिवासी। जब झारखंड आंदोलन पढ़िएगा तो झारखंड आंदोलन से जेपीएससी पीटी में 7 क्वेश्चन आएगा टोटल। तो झारखंड आंदोलन जो है उसको जेपीएससी का सिलेबस अगर आप देखिएगा तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी में एक है झारखंड के आदिवासी, जिसमें आपको जितने भी जनजाति हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे प्लस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप देखिएगा तो मार्केट में डिफरेंट बुक अवेलेबल है और हर एक बुक में अलग अलग तरह का कंटेंट है, किसी में भी कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप देखिए तो मार्केट में आपको मनीष रंजन मिल जाएगा, उड़ान मिलेगा, उसके बाद लूसेंट मिलेगा, प्रायोजन पब्लिकेशन का देखिए बुक आया हुआ है। उसके बाद मनीष रंजन का जो है तो बहुत ही अच्छा बुक है ना। टोटल 5-6 बुक आपको अभी मार्केट में मिलेगा और इन 5 बुक का जो कंटेंट है वो आपको आज के क्लास में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक कंटेंट को अच्छे से देखिए और आई होप कि आपका 2 क्वेश्चन आज के क्लास से तो ज़रूर एग्जाम में आ जाएगा, जेपीएससी पीटी एग्जाम में। दोस्तों, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है ये एक्चुअल में है क्या, तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मुंडा जनजाति के बारे में समझ लीजिए। हम लोग बेसिकली आज जानेंगे मुंडा जनजाति के बारे में, है ना। उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर मुंडा के सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद मुंडा के धार्मिक जो धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका ये मुंडा जनजाति प्लस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था जिसको कहते हैं, ये आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका 2 क्वेश्चंस आई थिंक सो एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मुंडा शब्द जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा जो आपका ये शब्द है, मुंडा ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। आज हम लोग ढेर सारा फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और पीटी आप लोग जानते हैं कि फैक्ट का ही गेम होता है। जितना अच्छा से आपका जो है फैक्ट पे कमांड रहेगा उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाइएगा। तो मुंडा जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो राजनीतिक प्रमुख होता है ना, गांव का राजनीतिक प्रमुख। अगर इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ का बात करें दोस्तों तो ये होता है राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख, गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव का राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि जनजातीय भाषा में, तो जनजातीय भाषा में मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मुंडा का जो जनजातीय भाषा में अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति। इसी का एक और अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो 2 फैक्ट आपको बताएं कि मुंडा जो है, मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख, या फिर जनजातीय भाषा में इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है ये आपका प्रजातीय रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति मानी जाती है। किस समूह की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो
प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति मानी जाती है। ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति मानी जाती है। ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति मानी जाती है। और इनकी भाषा जो है ना, इनकी भाषा जो है वो आपका ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा माना जाता है। किस परिवार की? ऑस्ट्रिक परिवार की, ध्यान रखिएगा। इनका जो भाषा है, भाषा वो ऑस्ट्रिक परिवार के का माना जाता है। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको फर्स्ट फैक्ट बताएं कि मुंडा जनजाति जो है ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की मानी जाती है और इनकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगर हम लोग बात करें तो मुंडा जो है अपने आप को होरोको क्या बोलते हैं? होरोको। और अपनी भाषा को, जो उनकी भाषा क्या है, मुंडारी को होरो जगर कहते हैं। ठीक है, मुंडा अपनी भाषा को, मुंडा अपने को क्या बोलते हैं? होरोको। होरोको। और होरोको का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मनुष्य। होरोको का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मनुष्य। और मुंडा अपने भाषा जो है, मुंडा की भाषा कौन सी है? मुंडारी। इसको होरो जगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होरो जगर। होरो जगर, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमेशा जो है जेपीएससी जीएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा है कि मुंडा अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? तो मुंडा अपनी भाषा को होरो जगर बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में मुंडा जनजाति का जो पोजीशन है वो क्या है? थर्ड है। ठीक है, और ये झारखंड में रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, बोकारो आदि जिला में बसा हुआ है। यहाँ से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मुंडा जनजाति जो है वो रांची जिला में सर्वाधिक जो है पाई जाती है। यानी कि मुंडा जनजाति का जनसंख्या अगर आपसे पूछेगा किस जिला में सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा रांची जिला में। रांची जिला में मुंडा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों अभी आपको बताएं कि मुंडा जो है जनजाति है झारखंड की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सी जनजाति का प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा संथाल जनजाति, जिसकी संथाल जो है इसका आपका प्रथम स्थान है। संथाल जनजाति जो है, संथाल इसका प्रथम स्थान है। लगभग 35% जनसंख्या जनजाति में संथाल का है। यानी कि संथाल जनजाति झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, और कितना प्रतिशत है? तो लगभग 35% है। सेकंड फैक्ट आपको पूछेगा आपसे कि दूसरे पोजीशन पे कौन सा है? तो दूसरे पोजीशन पे ध्यान रखिएगा उरांव जनजाति है। उरांव का ये संथाल आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया। सेकंड है उरांव आपका उरांव जनजाति, ये लगभग 18% के आसपास है, 18.32% के आसपास है ना। और इसका पोजीशन सेकंड है। और थर्ड में आपका कौन सा है? तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति दोस्तों, मुंडा जनजाति का पोजीशन थर्ड है और ये लगभग 14.56% के आसपास आपका झारखंड में मुंडा जनजाति है, ये थर्ड पोजीशन पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। आपको जैसा कि हम बताएं कि 2, 3, 4, 5 बुक नहीं, लगभग हर एक बुक का कंटेंट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अच्छे से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसके बाद आप कोई भी बुक का, चाहे वो मनीष रंजन का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे उड़ान का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो, या फिर प्रयोजन पब्लिकेशन वगैरह का ऑब्जेक्टिव हो, अरिहंत का ऑब्जेक्टिव हो, कहीं से ये बनाइएगा तो आपसे बनेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कीजिएगा। ये कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है, एकदम आप एंजॉय कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात कि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो दोस्तों मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग बेसिक फैक्ट्स देखें। सबसे पहले देखें इसका शाब्दिक का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक प्रमुख होता है या फिर विशिष्ट व्यक्ति जनजातीय भाषाएं बोलते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति मानी जाती है और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से इनका भाषा संबंधित है ना। और मुंडा अपने को क्या बोलते हैं? होरो को बोलते हैं। और मुंडा की जो भाषा है मुंडारी, उसको होरो जगर भी कहते हैं। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति का स्थान तीसरा है। प्रथम स्थान आपका संथाल है। सेकंड स्थान जनजाति में किसका है? उरांव जनजाति का है। ठीक है, और झारखंड में जो है सो हजारीबाग, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो, रांची, गुमला, सिमडेगा, है ना, आदि जिलों में आपका मुंडा जनजाति पाया जाता है। दोस्तों
अब हम लोग बात करते हैं मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। पहले शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर धार्मिक जो है व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है ये आपका जो है बहुत ही प्राचीन काल से ही जो है ये शासन व्यवस्था चली आ रही है। और मुंडा जाति का जो शासन व्यवस्था है उसी को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ठीक है, इसी व्यवस्था के द्वारा मुंडा लोग जो है, मुंडा जाति के लोग जो हैं अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, है ना, आदि मामलों का निपटारा करते हैं। दोस्तों ये जो शासन व्यवस्था है ये हम लोगों का ग्रामीण शासन व्यवस्था से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। हम लोगों का गांव में क्या होता है, गांव होता है, फिर पंचायत होता है ना, फिर प्रखंड होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो है मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है। आप उसको रिलेट करके एकदम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इस शासन व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है गाँव। ठीक है, मुंडा जाति की जो शासन व्यवस्था है इसमें जो गाँव होती है, गाँव ये होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इस शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, गांव जो होती है आपको दोस्तों इस शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब जैसे गांव है तो आपके गांव में जो है, गांव में मुखिया होता है, उप मुखिया होता है ना, और वार्ड मेंबर होता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो गांव का प्रशासन है वो कौन चलाएगा। तो यहाँ पर जो है सो 3 प्रमुख जो है आपका आदमी होता है। एक होता है मुंडा, ठीक है, दूसरा पाहन, तीसरा महतो। ठीक है, एक क्या होता है मुंडा, दूसरा आपका होता है पाहन, थर्ड पर्सन है महतो। अब इनका काम क्या होता है, ये कौन है। ठीक है, गांव का प्रशासन को ध्यान दीजिएगा, गांव का जो प्रधान होता है ना, उसी को मुंडा कहा जाता है। मुंडा कौन है, तो गांव के प्रधान है। ठीक है, और गांव की शासन व्यवस्था में इनका जो है केंद्रीय भूमिका होता है। समझ गए, यानी कि मेन रोल शासन व्यवस्था में कौन प्ले करते हैं, तो मुंडा। ठीक है, अब पाहन का क्या काम है भाई, तो पाहन जो है वो मुंडा का सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं उनके साथ से, मतलब कार्य प्रणाली में, कार्यकलाप में। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए मुंडा नहीं है, ठीक है, तो मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन जो है गांव का सारा काम करता है। क्लियर, यानी कि गांव का जो हेड होगा है ना, वो कौन है, गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है, मुंडा बोला जाता है। और गांव के शासन व्यवस्था में इनका क्या है, केंद्रीय भूमिका है। और अगर मुंडा नहीं रहेंगे तो फिर वही रोल कौन प्ले करेगा, तो पाहन प्ले करेगा। ठीक है, पाहन भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये महतो कौन है, तो अगर हम लोग बात करें तो मुंडा और पाहन का जो सहायक होता है उसी को इस शासन व्यवस्था में क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये मुंडा और पाहन का कार्यकलाप में, शासन व्यवस्था का जो कार्य प्रणाली है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनका महतो का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्लियर, यानी कि आप ग्रामीण जो है, गांव का जो शासन व्यवस्था है उसमें 3 प्रमुख जो है पोस्ट है आपका, एक मुंडा, दूसरा पाहन, तीसरा महतो। ठीक है, मुंडा कौन है, तो मुंडा जो है गांव के प्रधान को मुंडा बोला जाता है। गांव का शासन व्यवस्था में इनके केंद्रीय भूमिका। देखिए आपको हम पढ़ाते पढ़ाते ऑल फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप ध्यान से बस सुनते जाइए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स रहेगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली आप एग्जाम के समय में रिवाइज भी कर पाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपको बोले पाहन। पाहन क्या होता है, तो मुंडा का सहायक होता है पाहन, और मुंडा की गैर मौजूदगी में पाहन जो है आपका सारा काम करता है। उसके बाद आपको बताएं महतो। मुंडा और पाहन जो है इसका जो सहायक होता है वो कौन होता है, महतो। और महतो का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना।
अब देखिए, जैसे हम लोगों का जो गांव होता है तो ढेर सारे गांव को जो है 10-12 गांव को मिला करके जो है 15 गांव को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में भी जो है ना, जो आपको करीब 12 से 20 गांव को मिला करके जो है ना पंचायत बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को दोस्तों पढ़ा बोला जाता है, पढ़ा। ठीक है, यानी गाँव के बाद ठीक है क्या बनता है, पढ़ा, पढ़ा। ठीक है, पढ़ा को क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत। आपसे पूछ भी सकता है मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ा बोला जाता है। ये गांव की बड़ी इकाई को भी पढ़ा बोला जाता है। पूछेगा गांव की बड़ी इकाई को क्या बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, पढ़ा। ठीक है, और लगभग कितने गाँव इसमें शामिल होते हैं, 12 से 20, 12 से 20 गाँव है ना, गाँवों को मिला करके है ना एक पढ़ा बनाया जाता है। अब इस पढ़ा का प्रशासन कौन देखेगा, तो पढ़ा जो है, पढ़ा के जो प्रधान होते हैं इनको बोला जाता है पढ़ा राजा। पढ़ा के जो प्रधान होते हैं, हेड होते हैं है ना, इनको क्या बोला जाता है, पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। और कुछ क्षेत्रों में इन्हीं को मानकी भी बोला जाता है, मानकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा बोला जाता है, और कुछ क्षेत्रों में है ना क्या बोला जाता है, मानकी बोला जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ा समझ गए। पढ़ा क्या है, ग्राम पंचायत है मुंडा के शासन व्यवस्था की, है ना। पूछेगा मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ा। आपसे पूछेगा पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा बोला जाता है, और कुछ क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, मानकी बोला जाता है। अब ये जो पढ़ा राजा है, जो पढ़ा राजा है, ये जो शासन व्यवस्था को चलाएंगे, इस शासन व्यवस्था में सहायता करने के लिए तो कोई ना कोई आदमी चाहिए, है ना। कौन हेल्प करेगा पढ़ा राजा का, तो हेल्प करने में जो इनके सहायक हैं, कार्यपालक हैं, वो कुछ प्रमुख कार्यपालक हैं जिसका नाम हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगा ठाकुर। ठीक है, ये हम लोग अब क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पढ़ा राजा के कार्य में, पढ़ा राजा के कार्य में सहायक, कौन कौन सहायक है इसको देखने जा रहे हैं। यानी कि कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक होते हैं। कौन कौन कार्यपालक होते हैं इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आएगा ठाकुर, ठाकुर। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ठाकुर। तो ठाकुर क्या है, ठाकुर जो है आपका वो पढ़ा राजा का सहायक होता है और उसके कामों में सहयोग करता है। ठीक है, ठाकुर फर्स्ट पॉइंट हम लोग बताए, ठाकुर का क्या काम है, तो सहयोग करते हैं कार्य प्रणाली में, और क्या करते हैं, तो आपका मेन जो है ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ले लीजिए, इसी में सेकंड पॉइंट है वो है आपका दीवान, दीवान। अब ये दीवान क्या होता है, दीवान का काम क्या होता है दोस्तों, दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है, दीवान क्या होता है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है, और जो भी वो हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसी का तामील करवाना इसका मुख्य काम होता है। तो दीवान कौन है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है, और उसका हुक्म का तामील करवाना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, दीवान दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। दीवान जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गढ़ दीवान, गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान, एक होता है राज दीवान। ठीक है, दो तरह का दीवान होता है, एक होता है गढ़ दीवान, एक होता है राज दीवान। तो गढ़ दीवान का काम क्या होता है, तो गढ़ के अंदर का क्रियाकलापों का देख रेख करना जो है कौन करता है, तो गढ़ दीवान करता है। और गढ़ के बाहर का क्रियाकलाप का देख रेख कौन करता है, तो ये राज दीवान करता है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद जो है थर्ड जो है इनके सहायक होते हैं पढ़ा राजा के, वो होते हैं पांडे, पांडे। बहुत ही ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और आपके अपकमिंग जेपीएससी पीटी एग्जाम में भी जरूर आएगा। दोस्तों जो पांडे हैं ये
सभी तरह के कागजात दस्तावेज को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होता है और यह परहा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। यानी कि पांडे का क्या काम है? पांडे का सबसे प्रमुख काम है कि ये परहा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है। दूसरा काम क्या है कि ये सभी तरह के कागजातों और दस्तावेजों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी इन पर होती है। दोस्तों, अब ये परहा राजा जो आदेश जारी करेगा, है ना, नोटिस जारी करेगा, ठीक है, अब इस नोटिस जारी को तामील करवाने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए, ठीक है। अब इस नोटिस को तामील करवाने के लिए बरक अंदाज, फोर्थ पॉइंट है बरक अंदाज, जिसको सिपाही बोलते हैं, सिपाही, ठीक है, बरक अंदाज यानी कि सिपाही, ठीक है। तो दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करवाना इन सिपाही का यानी बरक अंदाज का जो है काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दरोगा। नेक्स्ट जो है सहायक होता है परहा राजा का दरोगा। दरोगा का क्या काम है? तो दरोगा का मुख्य काम बेसिकली जो है सभा वगैरह जो होता है परहा राजा का, है ना, उसे कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रित करना, शांति स्थापित कायम रखना, शांति बनाए रखना, ठीक है। दरोगा का काम भी आप समझ गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें लाल, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो सहायक हैं, कार्यपालक हैं, वो है लाल, ठीक है, लाल। अब ये लाल क्या होता है? तो आप देखिए परहा राजा जो है वो क्या करेंगे? न्याय करेंगे, है ना। तो न्याय करेंगे तो हम लोगों के यहाँ जैसे देखिए जो है आपका वकील लोग होता है ना, तो वकील लोग का कहाँ कहाँ वकील होता है? सिविल कोर्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लाल जो है वो सभा में वकील की भांति बहस करने का काम करता है। लाल क्या करता है? सभा में वकील की भांति बहस करने का कार्य करता है। और यहाँ पर लाल का 3 श्रेणी होता है, ठीक है। लाल का क्या होता है? 3 श्रेणी होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है, फर्स्ट होता है बड़ लाल, सेकंड होता है मझ लाल और थर्ड होता है छोटे लाल, ठीक है। ये जो लाल हैं इसको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बड़ लाल, मझ लाल और छोटे लाल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, अभी हम लोग डिस्कस किए परहा राजा के बारे में, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे, एकदम क्विक रिवीजन, ध्यान से समझिएगा, है ना। परहा जो है मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को बोला जाता है। उसके हेड कौन होते हैं? प्रधान कौन होते हैं? तो परहा राजा कुछ क्षेत्रों में इन्हीं को मानकी बोला जाता है, ठीक है। परहा राजा के जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके कार्यपालक कौन है, सहायता कौन करते हैं उनको कार्य करने में? सबसे पहला पॉइंट होता है ठाकुर। ठाकुर क्या है? परहा राजा के सहायक होते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट आपको बताए दीवान। दीवान क्या है? तो परहा राजा के मंत्री होते हैं, है ना, और उसके हुक्म की जो ऑर्डर पास करते हैं उसका तामील करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं, ठीक है। दीवान आपको बताएं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गढ़ दीवान, एक राज दीवान। तो गढ़ के अंदर का जो क्रियाकलाप होता है उसका देख रेख कौन करता है? तो गढ़ दीवान करता है। और गढ़ के बाहर के जो क्रियाकलाप होते हैं उसका देख रेख कौन करेगा? तो राज दीवान करता है। थर्ड आपको बताया सहायक कौन होते हैं? तो पांडे होते हैं। पांडे पर सभी तरह के कागजात दस्तावेज का रख रखाव करने का, संभालने का जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और वह जो है परहा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है। अब ये जो नोटिस जारी होगा तो इसको फॉलो करवाने के लिए गांव-गांव में जाकर के नोटिस को तामील करवाने के लिए कोई आदमी चाहिए। तो उसके लिए एक पोस्ट होता है आपका बरक अंदाज यानी कि सिपाही। सिपाही क्या करता है? तो दीवान के आदेश पर यानी कि परहा राजा के जो मंत्री हैं उनके आदेश पर गाँव-गाँव में नोटिस को तामील करवाता है। उसके बाद एक पोस्ट होता है आपका दरोगा का। तो दरोगा का क्या काम है? तो दरोगा का काम बेसिकली दोस्तों है, जब कहीं भी सभा होगा तो वहाँ पर शांति स्थापित बनाए रखना, शांति स्थापित करना, ठीक है। सभा के कार्रवाई के दौरान लोगों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? दरोगा का होता है। उसके बाद आपको बताया कि एक और पोस्ट होता है, वो होता है लाल। लाल का क्या काम होता है? तो सभा में वकील की भांति बहस करना जो है वो लाल का काम होता है। लाल का 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक आपको डिवाइड किया गया किसमें? बड़ लाल, दूसरा मझ लाल, तीसरा छोटे लाल। अब दोस्तों ये जो परहा है, ठीक है,
तो ये परहा का जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे आप पंचायत को मिला के प्रखंड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए परहा जो है आपका, ये जो परहा को आप जब मिलाइएगा, ढेर सारे परहा को मिलाइएगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, राज होता है। परहा से बड़ी इकाई, ध्यान रखिएगा, परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, वो राज होता है, राज। परहा से बड़ी इकाई क्या होता है, वो राज होता है, ठीक है। और राज जो है आपका कम से कम 12, पहले 12 परहा को मिला के राज बनाया जाता था, अब 22 परहा को मिला करके एक राज बनाया जाता है, ठीक है। पहले था आपका, पहले 12 परहा को मिला करके, यानी पंचायत को मिला करके, पंचायत को मिला के बनाया जाता था। अब जो है आपका 22 परहा को मिला करके एक राज बनाया जाता है, ठीक है। तब देखिए जो राज हैं इसके कौन हेड है, इसका भी तो कोई प्रशासन देखता होगा। तो राज के हेड को जो है वो राजा बोला जाता है, यानी राज के प्रधान को क्या बोला जाता है, राजा। ध्यान रखिएगा, राज के प्रधान को क्या बोलते हैं, प्रधान को राजा बोलते हैं, राजा बोलते हैं, राजा। यही आपका जो है ना, ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब परहा सभा में कोई भी मामला का निपटारा नहीं होगा, ठीक है, परहा सभा यानी पंचायत स्तर पे, ठीक है, परहा सभा में अगर कोई भी मामला का निपटारा नहीं हो पाता है, तब वो जो है मामला कहाँ पहुँचता है, राज्यसभा में मामला वो पहुँचता है, ठीक है। राज्यसभा में जो है जो भी उसका निपटारा होगा, जो भी निर्णय होगा, ठीक है, वो आपका अंतिम निर्णय माना जाता है। यानी कि जो भी मामला का डिस्कशन होगा राज्यसभा में, ठीक है, वहाँ से जो फैसला आएगा वो आपका क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है ना। उसको आपको मानना ही है। अगर दूसरे शब्द में बोले तो राज्यसभा जो है मुंडा के लिए उच्चतम न्यायालय के समान है। दोस्तों, हम लोग जो है गांव का शासन व्यवस्था देखे, परहा शासन व्यवस्था देखे, उसके बाद जो है हम लोग राज यानी कि राजा के द्वारा जो शासन होता था, है ना, उसका भी शासन व्यवस्था देखें। यानी मुंडा शासन व्यवस्था जो है टोटल 3 स्तर पर डिवाइड था, गांव, परहा और राज, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मुंडाओं का सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, कि मुंडा जनजाति का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स है जो आपको याद होना चाहिए, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा का जो समाज था, मुंडाओं का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 तरह का समाज होता है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक था, ठीक है, यानी पिता को प्रधान माना जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जो है गोत्र है ना, गोत्र को समाज का मूल आधार माना जाता है, ठीक है। मुंडा समाज में जो है गोत्र को क्या बोला जाता है, समाज का मूल आधार माना जाता है। मुंडाओं में जो गोत्र है, ठीक है, उसको मूल आधार माना जाता है, तो ऑब्वियसली पवित्र माना जाता होगा, ठीक है ना। तो मुंडा में जो गोत्र होते हैं, ठीक है, उसको पवित्र माना जाता है। और गोत्र का नाम जो है वो पेड़ पौधा, पशु पक्षी आदि से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। तो मुंडा समाज में जो गोत्र है वो लगभग 340 है, ठीक है, जिनमें कुछ प्रमुख जो गोत्र जो है मुंडा जनजाति के, वो है आपका होरो, नाग, कमल, टूटी, करकट्टा, सोई, है ना, और मुंडू, डांग, बोदरा आदि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपके एग्जाम में पूछता भी है ना, वो है मुंडाओं के युवागृह, ठीक है। तो मुंडाओं का जो युवागृह होता है उसको ध्यान रखिएगा गीती ओड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीती ओड़ा, गीती ओड़ा। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, और आई होप कि ये आपका जेपीएससी एग्जाम में भी आएगा। तो मुंडाओं के युवागृह को क्या बोलते हैं दोस्तों, गीती ओड़ा कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा युवागृह क्या होता है, गीती ओड़ा क्या होता है। तो जो गीती ओड़ा में जो है वो मुंडा युवक युवती का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। गीती ओड़ा युवागृह में क्या करते हैं, तो मुंडा युवक युवती जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करते हैं,
ठीक है। और मुंडा जनजाति का जो पंचायत होता है, मुंडा समाज में जो पंचायत व्यवस्था को परहा पंचायत भी बोला जाता है या फिर हातू पंचायत बोला जाता है, ठीक है ना। मुंडा जनजाति में जो शासन व्यवस्था है यह है उसको परहा पंचायत या फिर हातू पंचायत सपोज कीजिए ये एग्जाम में ऑप्शन में नहीं है परहा पंचायत और हातू पंचायत है, तो हातू पंचायत आप आंसर कर सकते हैं। हम क्या फैक्ट बताएं, फिर से समझ लीजिए कि मुंडा समाज में जो पंचायत व्यवस्था को परहा पंचायत या फिर हातू पंचायत बोला जाता है, और परहा पंचायत के जो स्थल होते हैं उसको अखड़ा बोला जाता है। परहा पंचायत के जो स्थल होते हैं इसको क्या बोला जाता है, अखड़ा बोला जाता है, अखड़ा, ठीक है, अखड़ा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है ना, और यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है ना, आप समझे हुए नहीं है, तो फिर जो है सो यही सब क्वेश्चन छूटेगा। और ये आपको कोई पर्टिकुलर एक बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहिए कि हमको एक बुक में जो है सो कोई बुक पढ़े उसी में हमको सब फैक्ट्स मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको 3, 4, 5 बुक का जो कलेक्शन है, कंटेंट है, वो आपको आज के क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये कंटेंट है। आई होप कि आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट मिले इस क्लास से, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जनजातीय शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ रहता है जिसको समझना और याद रखना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए टफ वर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपको क्या बताएं, अखड़ा जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था का जो है मुंडा शासन व्यवस्था में जो है परहा पंचायत का जो स्थल होता है उसको अखड़ा बोला जाता है। अभी अखड़ा होता क्या है, ठीक है। तो अखड़ा जो है ना, मुंडा शासन व्यवस्था का जो है वो सांस्कृतिक केंद्र का संज्ञा दिया गया अखड़ा को, ठीक है ना। अखड़ा को मुंडा शासन व्यवस्था में सांस्कृतिक केंद्र का संज्ञा दिया गया है या फिर दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब आपको अब समझ में आएगा सांस्कृतिक केंद्र का संज्ञा क्यों दिया है भाई, क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको हम समझा रहे हैं कि मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होता है, ठीक है। मुंडा जनजाति के गांव में 3 विशेष स्थल होता है, ठीक है ना। वो 3 विशेष स्थल क्या क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है ना। 3 विशेष स्थल गाँव में क्या होता है, 3 विशेष स्थल होता है। फर्स्ट, एक तो आपका होता है सरना, एक आपका क्या होता है, सरना होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है अखड़ा, और तीसरा आपका होता है शासन, ठीक है। शासन आई थिंक सो इसमें ऐसे होगा, शासन, ठीक है। तो मुंडा के गांव में 3 विशेष स्थल होता है। फर्स्ट क्या बोले, सरना। अभी सरना क्या होता है, तो ग्राम देवता के निवास स्थल को सरना कहा जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति के गांव में या जो गांव होता है उसमें जो ग्राम देवता होते हैं, है ना, उनके निवास स्थल को क्या बोला जाता है, सरना बोला जाता है, सरना कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका अखड़ा, ठीक है। अखड़ा क्या होता है, तो मुंडा जनजाति के जो गांव हैं, मुंडा के जो गांव हैं उसमें अखड़ा जो है, अखड़ा वो स्थल होता है जहां पर पंचायत की बैठकें होती है, ठीक है। अखड़ा क्या होता है, वो स्थल होता है जिसमें पंचायत की बैठकें होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा है पंचायत की बैठकें तो होती है, तो फिर ये सांस्कृतिक केंद्र का संज्ञा क्यों दिया जाता है इसको। तो दोस्तों ये अखड़ा है, इसमें युवक युवतियों का रात्रि में नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम भी कहाँ होता है, अखड़ा में ही होता है ना। यानी मुंडा समाज में जो युवक युवती हैं उनका नृत्य का जो कार्यक्रम होता है, संगीत का जो कार्यक्रम होता है ना, वो कहाँ होता है, अखड़ा में होता है। इसलिए इसको मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा को सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शासन,
ठीक है। ये शासन क्या होता है, तो शवों को दफनाने वाले स्थल को क्या बोला जाता है, शासन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सबको दफनाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, शासन बोला जाता है। अब इस जो मुंडा समाज है, यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट तो ये कि मुंडा जनजाति में जो स्त्रियों द्वारा तलाक दिया जाता है, तलाक को साक मचारी बोलते हैं। ठीक है, तलाक को क्या बोलते हैं, साक मचारी, साक मचारी। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा जो तलाक जो होता है, तलाक दिए जाने पर उसे वर वधू मूल्य लौटाना पड़ता है। ठीक है, उसे क्या लौटाना पड़ता है, वर वधू मूल्य, जिसे वर वधू मूल्य को क्या बोलते हैं, गोनोंग टाका बोलते हैं। गोनोंग टाका, याद रखिएगा ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोनोंग टाका बोलते हैं, गोनोंग टाका बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या किसको बोलते हैं, तो वर वधू मूल्य, वधू मूल्य। ठीक है, वर वधू मूल्य। और यहाँ पर जो मुंडा जनजाति जो है, इसमें 2 विशेष प्रकार का पोशाक होता है। एक होता है बटोई। बटोई जो होता है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र होता है। ठीक है, बटोई, ध्यान रखिएगा, बटोई, बटोई। बटोई जो होता है उसको कौन धारण करता है, तो पुरुष धारण करता है। बटोई वस्त्र जो है मुंडा जनजाति में पुरुष द्वारा धारण किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का क्या है, वस्त्र है। और नेक्स्ट है पारैया, 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 इसको कौन धारण करता है, तो स्त्री। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वस्त्र है। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला है ना, जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता है पारैया। तो ये था आपका मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मुंडा जनजाति की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मुंडा जनजाति की जो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, तो मुंडा जो है अस्थायी रूप से कृषि कार्य जो है करते थे। ठीक है, और कृषि कार्य के अलावा जो है ये लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। ध्यान रखिएगा, यानी मुंडा आर्थिक रूप से क्या थे, अस्थायी रूप से कृषि थे, और साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, है ना। और अगर हम लोग कृषि में बात करें तो यहाँ पर जो है ये लोग मोटे अनाज, खास करके चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है, आदि का खेती जो है ये लोग करते थे। ठीक है, यहाँ से एक और पॉइंट आता है आपका सोहराई। सोहराई नामक जो त्यौहार जो है ना, वो पशु पूजा से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोहराई, ध्यान रखिएगा, ये जो सोहराई जो है, सोहराई है ना, ये त्यौहार जो है, त्यौहार ये पशु पूजा से जुड़ा हुआ है, पशु पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में आया है ना, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपका ये है। ठीक है, सोहराई जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, पशु पूजा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1-2 पॉइंट और है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक टर्म आता है खूंट। ठीक है, क्या आता है, खूंट। ये जो खूंट होता है ना, मुंडा शासन व्यवस्था में जो ये खूंट शब्द होता है, इसका शब्द होता है परिवार। खूंट शब्द का अर्थ क्या होता है, परिवार। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। अब मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है, ठीक है, उसको खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, खेत को क्या बोला जाता है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंट कट्टी बोला जाता है, खूंट कट्टी बोला जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो आपको एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा, अलग अलग बुक में जो है दिया हुआ है ना, जो आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में दे रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इसी को रिवीजन करना पड़ेगा और ये सब फैक्ट दिमाग में रहेगा, तो आपका ऑल बुक्स का ऑब्जेक्टिव बनेगा, एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या बोलते हैं दोस्तों, खूंट। परिवार, खूंट मतलब होता है परिवार, और निर्मित जो है आपका खेत जो होता है उसको क्या बोला जाता है, खूंट कट्टी भूमि बोला जाता है, खूंट कट्टी भूमि बोला जाता है। ठीक है, अब जो है ये खूंट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, खूंट कट्टीदार बोलते हैं। ठीक है ना, निर्मित करने वाले को, निर्मित, खूंट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को खूंट कट्टीदार बोला जाता है, खूंट कट्टीदार। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, खूंट कट्टीदार।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम लोग बेसिकली जो है मुंडा जनजाति का जो अर्थव्यवस्था से 2-3 चीज़ समझे। एक तो मुंडा जो है अस्थायी रूप से कृषि थे, कृषि कार्य करते थे। कौन सा कार्य करते थे? तो कृषि कार्य करते थे, ध्यान रखिएगा, कृषि कार्य करते थे, है ना। और इसके अलावा वो पशुपालन का भी कार्य करते थे, ठीक है। मुंडा जनजाति जो है वो मोटा अनाज जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं, बाजरा, तिलहन आदि का खेती करते थे। मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट होता है उसका अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि बोलते हैं, और खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? खुटकट्टीदार बोलते हैं, खुटकट्टीदार कहा जाता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट देखें कि सोहराई नामक त्यौहार जो है वो क्या चीज़ जुड़ा हुआ है? तो पशु पूजा से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अगर बात करें मुंडा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आता है कि मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता हैं उनको सिंह बोंगा बोला जाता है, ठीक है। सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है, ठीक है, सिंह बोंगा। मुंडाओं के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है, ध्यान रखिएगा। अब ये सिंह बोंगा है, ये कौन से देवता को जो है देवता का प्रतिरूप है ना। तो याद रखिएगा सिंह बोंगा जो है वो सूर्य का प्रतिरूप है, ठीक है। किसका प्रतिरूप है? तो सूर्य का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख देवता हैं, जैसे ग्राम देवता। ग्राम देवता को बोला जाता है हाथू बोंगा, ध्यान रखिएगा। ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? हाथू बोंगा बोला जाता है। पहाड़ के देवता को बोला जाता है बुरु बोंगा, बुरु बोंगा। देसावली, देसावली जो होता है वो जो है गांव की सबसे प्रमुख जो है या फिर बड़ी देवी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म है इकीर बोंगा। तो जो जल देवता होते हैं उनको इकीर बोंगा बोला जाता है। दोस्तों जो आपका मुंडा जनजाति है ये जो है सा आपका हिंदू से के संपर्क में हमेशा से रहे हैं, और हिंदू के संपर्क के कारण जो है मुंडा लोग कई हिंदू देवी देवता को भी जो है ये मानने लगे हैं। जैसे कि आपका ब्रह्मा हो गया, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, है ना। उसके बाद लक्ष्मी, पार्वती, काली आदि को भी ये लोग क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदू देवी देवता को भी मानते हैं, और जो है मुंडा जनजाति के देवता हैं ही उनको भी ये लोग पूजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 प्रमुख पॉइंट मिला। एक तो मुंडाओं का जो सर्व प्रमुख देवता होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा बोलते हैं, ठीक है। और सिंह बोंगा जो है ये क्या चीज़ है? ये सूर्य का प्रतिरूप होता है। अब जो है मुंडा जनजाति में जो है ये धार्मिक जो क्रियाकलाप है, धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? तो याद रखिएगा धार्मिक प्रधान जो होते हैं वो पाहन होते हैं। यानी कि पाहन को, ये जो पाहन है, ठीक है, पाहन को मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कहा जाता है। और ये धार्मिक प्रधान का हेल्प करने के लिए भी कोई चाहिए तो हेल्प करने के लिए होते हैं पुजारा या पनभरा। हेल्प कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? तो पुजारा या पनभरा, पुजारा या पनभरा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुजारा या पनभरा जो है वो पाहन का क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए कि मुंडा जो है, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो तांत्रिक एवं जादुई विद्या में भी जो है क्या करते हैं? विश्वास रखते थे, ठीक है। तो जो झाड़ फूँक करने वाला जो होता है ना, जो झाड़ फूँक जो करता है उसको मुंडा जनजाति, मुंडा भाषा में या मुंडारी भाषा में देवरा कहा जाता है, ठीक है। जो झाड़ फूँक करता है उसको क्या बोलते हैं? देवरा, ध्यान रखिएगा, देवरा। पूछ सकता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है कि झाड़ फूँक करने वाले को क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मुंडा जनजाति के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम सबसे अच्छा कलेक्शन जो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा उसको आज हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुंडा जनजाति प्लस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था, ठीक है, दोनों डिस्कशन किए। तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके एग्जाम में श्योर आएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग परहा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद जो है टोटल
जितने भी शासन व्यवस्था हैं उसको डिस्कशन करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये जो चैनल है, ये जो कंटेंट है, ये आपके जेपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इसी पैटर्न पे, जेपीएससी के पैटर्न पे और जो सबसे अच्छा जो नोट्स होगा, कंटेंट होगा, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड नाइट।